नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग उत्तक टिश्यू चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और ए टू जेड क्वेश्चन देखेंगे। उत्तक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बना है सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये आपका बुक है सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी यूथ कंपटीशन टाइम्स। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यह क्या है आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आज हम लोग उत्तक टिश्यू चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे और इसमें जितना भी आपका पॉइंट दिया गया है सब वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है ना। परीक्षा पॉइंट जितना भी है महत्वपूर्ण सारे पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्तक किसे कहते हैं? समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। उत्तक क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, ठीक है। तो उत्तक क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में क्या होती है? समान होती है। अगला पॉइंट पर बढ़िए। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता होती है, उसमें विशेषज्ञता रखती है, क्या कहलाती है? आपका उत्तक कहलाती है। अगला पॉइंट, उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विंचट ने 1771 से 1802 ईस्वी के मध्य किया था। उत्तकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उत्तक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है ना। भौतिकी या उत्तक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू की बात करते थे, ये कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है। उपकला या एपिथेलियम उत्तक आपका है, उसके बाद पेशी उत्तक, उसके बाद संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो आपका जंतु उत्तक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। उपकला या एपिथेलियम उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। चलिए देख लेते हैं। उपकला या एपिथेलियम उत्तक ये आपका 4 प्रकार का होता है। सल्की उपकला उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक, स्तंभाकार उपकला उत्तक, पक्षमावी या पक्षमल उत्तक, ठीक है ना। इस प्रकार से अगला पेशी उत्तक आपका 3 प्रकार का होता है। रेखित पेशी उत्तक, अरेखित पेशी उत्तक और हृदय पेशी उत्तक। संयोजी उत्तक आपका कितने प्रकार का होता है? संयोजी उत्तक आपका 3 प्रकार का होता है। वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक, तरल उत्तक, ठीक है ना। अब वास्तविक संयोजी उत्तक की बात करते तो ये आपका 5 प्रकार का होता है। एरियोलर उत्तक, वसा संयोजी उत्तक, श्वेत तंतुमय उत्तक, पीला तंतुमय उत्तक और जलावत संयोजी उत्तक। कंकाल उत्तक आपका 2 तरह का होता है, उपास्थि उत्तक, अस्थि उत्तक। और तरल उत्तक आपका 2 तरह का होता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं भी 3 प्रकार का होता है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। और चौथा है आपका तंत्रिका उत्तक, ठीक है ना। इस प्रकार से एनिमल टिश्यू को बांटा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु उत्तक आपका 4 प्रकार के होते हैं। उपकला या एपिथीलियमी उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। उपकला या एपिथीलियमी उत्तक के बारे में चलिए पढ़ते हैं। उपकला उत्तक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उपकला उत्तक जंतुओं के बाहरी हिस्सों में भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। उपकला उत्तक कहाँ पर पाए जाते हैं? जंतुओं के बाहरी हिस्से, भीतरी या स्वतंत्र हिस्सों पर पाई जाती है। उपकला उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? ये आपका 4 प्रकार का होता है। सल्की उपकला उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक, स्तंभाकार उपकला उत्तक और पक्षमावी उपकला उत्तक। चलिए देख लेते हैं सल्की उपकला उत्तक। शरीर के आधार पर स्थित भागों की हानिकारक पदार्थों और खुश खुश्क खुश्क हो जाने से सुरक्षा कौन सा उत्तक करता है? सल्की उपकला उत्तक करता है, ठीक है। शरीर के आधार पर स्थित भागों की हानिकारक पदार्थों और खुश्क हो जाने से सुरक्षा कौन सा उत्तक करता है? आपका सल्की उपकला उत्तक करता है। उपकला उत्तक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिकाओं के पतले अस्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होता है? जिसके किनारे क्या होता है? अनियमित होता है, वो सल्की उपकला उत्तक होता है, ठीक है ना। सल्की उपकला उत्तक से बनता है। उपकला उत्तक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिकाओं के पतले अस्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होता है? वो सल्की उपकला उत्तक से बनता है।
अगला पॉइंट, सल्की उपकला ऊतक कहाँ पर पाया जाता है? सल्की उपकला ऊतक आपका त्वचा, मुंह के अंदर और अन्न प्रणाली, फेफड़ों में बड़े वायुमार्ग तथा गर्भाशय ग्रीवा में पाए जाते हैं आपका सल्की उपकला ऊतक। अगला है, त्वचा किस प्रकार की कोशिका की बनी होती है? त्वचा किस प्रकार की कोशिका की बनी होती है? तो अधिचर्म कोशिका एपिडर्मल सेल से बनी होती है। मुंह की परत किस ऊतक की बनी होती है? तो सल्की उपकला ऊतक की बनी होती है। मुंह की परत किस ऊतक की बनी होती है? तो सल्की उपकला ऊतक से बनी होती है। कौन सा ऊतक हमारे मुंह में आंतरिक स्तर को बनाता है? तो सरल सल्की उपकला ऊतक, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। अगला है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करते हैं तो कौन है? आपका त्वचा। हमारे शरीर में कई अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका त्वचा है। मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। मानव त्वचा में कितनी परतें होती है? मानव त्वचा में 3 परतें होती है। मानव त्वचा में कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। श्वेत ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? त्वचा में पाई जाती है। स्ट्रेटिफाइड एस्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाया जाता है? आपका त्वचा में पाया जाता है। त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है? आपका त्वचीय झिल्ली है। त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है? त्वचीय झिल्ली है। कौन सी प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो आपका केराटिन है। क्या है? केराटिन। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? आपका केराटिन है। कौन सा ऊतक फेफड़ों के एल्वेली बोलते हैं, एल्वेली और जंतुओं के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है? आपका हो जाएगा स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक होता है। कौन सा ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जंतुओं के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक। अगला देखते हैं हम लोग घनाकार उपकला ऊतक। घनाकार उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो लार ग्रंथि में पाया जाता है, श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है और वृक्क नलिकाओं में पाया जाता है आपका घनाकार उपकला ऊतक। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर किसको छोड़कर सभी प्रकारों में विभक्त किया जाता है? तो आपका ग्रंथिल ऊतक हो जाएगा। ठीक है। किस प्रकार के ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है? तो वाहिका। किस प्रकार के ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है? तो कौन हो जाएगा? आपका वाहिका हो जाएगा। अवशोषण और श्रावण, है ना, अवशोषण और श्रावण सेक्रेशन के अलावा घनाकार एपिथेलियम ऊतक अंगों को क्या प्रदान करता है? तो आपका यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अवशोषण और श्रावण के अलावा घनाकार एपिथेलियम ऊतक अंगों को क्या प्रदान करता है? तो यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अगला है स्तंभाकार उपकला ऊतक। स्तंभाकार उपकला ऊतक देख लेते हैं। स्तंभाकार उपकला ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आमाशय में, आंत और श्वसन नली में, आंत वो और श्वसन नली के भीतरी भाग में पाया जाता है आपका स्तंभाकार उपकला ऊतक। अगला है पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम ऊतक कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ये आपका ये पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडवाहिनी, श्वास नली तथा मुख गुहा में पाया जाता है। ठीक है। पक्षमाभी एपिथेलियम में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनकी मुक्त सतह पर रोम होता है? जिनकी मुक्त सतह पर क्या होता है? रोम होता है। तो स्तंभाकार एवं घनाकार ऊतक होता है। ठीक है। अगला है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जंतुओं में प्रचलन और गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? पेशी ऊतक उत्तरदायी होता है। पेशी ऊतक की कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। इसको सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। पेशी ऊतक की कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक आपका 3 प्रकार के होते हैं। रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक
और उसके बाद हृदय पेशी ऊतक। चलिए देखते हैं रेखित या ऐच्छिक पेशी ऊतक कौन कौन होता है। कौन सा ऊतक उन गतियों को संचालित करता है जो इच्छा के अधीन होता है, उसे रेखित पेशी ऊतक कहते हैं। ठीक है ना। तो अगला देखते हैं रेखित पेशी ऊतक कहाँ पाई जाती है। भुजाओं में पाई जाती है ना, हाथ में। उसके बाद टांगों और चेहरे पर पाई जाती है। कौन सी पेशियां तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होता है, कौन सी पेशियां तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होता है, तो रेखित पेशी ऊतक। ठीक है। अगला है अरेखित या अनैच्छिक पेशी ऊतक। अरेखित अरेखित पेशी ऊतक किस प्रकार से कार्य करती है, तो अनैच्छिक रूप से कार्य करती है। अरेखित पेशी ऊतक किस प्रकार से कार्य करती है, तो अनैच्छिक रूप से कार्य करती है। अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पर पाई जाती है। आहार नाल, मूत्रगुहा, मूत्राशय तथा गर्भाशय की भित्तियों पर पाई जाती है। अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पर पाई जाती है। आहार नाल में पाई जाती है, मूत्राशय तथा गर्भाशय की भित्तियों पर पाई जाती है। अगला पॉइंट, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है, तो अरेखित पेशी के कारण होता है। ठीक है ना। इसको हम लोग कर्मानुकुंचन बोलते हैं। कर्मानुकुंचन द्वारा खाना आमाशय तक पहुंचता है। ठीक है। अगला देखते हैं हृदय पेशी ऊतक। हृदय पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं। हृदय की दीवारों में पाए जाते हैं। किस ऊतक के तंतु बड़े 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 तथा शाखावत, अंडाकार एवं केंद्रक युक्त होते हैं, तो आपका हृदय पेशी के। अगला हृदय पेशी स्तंभाकार किस प्रकार कार्य करती है, जिसमें हमेशा संकुचन और प्रसरण आजीवन चलता है, उसको अनैच्छिक रूप से होता है। ये क्या होता है आपका, अनैच्छिक रूप से होता है। हृदय पेशी स्वभावतः किस प्रकार कार्य करती है, जिसमें हमेशा संकुचन और प्रसरण आजीवन चलता रहता है, तो अनैच्छिक रूप से होता है। संयोजी ऊतक के बारे में चलिए पढ़ते हैं। शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों को जोड़ने का कार्य कौन सा ऊतक करता है, तो आपका संयोजी ऊतक करता है। किस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है, संयोजी ऊतक में होता है। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले अंतरकोशीय पदार्थ को क्या कहते हैं, तो मैट्रिक्स कहा जाता है। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले अंतरकोशीय पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो मैट्रिक्स कहा जाता है। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका तीन प्रकार का होता है। वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक तथा तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक। अगला देखते हैं वास्तविक संयोजी ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका 5 प्रकार का होता है। एरियोलर ऊतक, वसा संयोजी ऊतक, श्वेत तंतुमय ऊतक, पीला तंतुमय ऊतक, उसके बाद जलावत संयोजी ऊतक। एरियोलर ऊतक चलिए देखते हैं इसको। किस प्रकार के ऊतक बहुतायत में मिलते हैं, जिसमें मैट्रिक्स में कई प्रकार के कोशिकाएं तथा 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, आपका कौन सा ऊतक होता है, एरियोलर ऊतक में होता है। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं तंतु बनाती है। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं क्या बनाती है, तंतु बनाती है। हिस्टोसाइट्स कोशिकाएं आपका जीवाणुओं का भक्षण करती है। प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती है। उसका मास्ट कोशिकाएं में आपका हिस्टामिन और सोरोटोनिन। हिस्टामिन की बात करते हैं तो रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए होता है। हिस्टामिन क्या करता है, आपका रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए होता है। और सोरोटोनिन आपका रुधिर वाहिनियों को संकुचन करने के लिए होता है। ठीक है। अगला हिपेरिन का क्या काम होता है। हिपेरिन रुधिर के एंटीकोगुलेट के लिए होता है। रुधिर के एंटीकोगुलेट के लिए आपका कौन होता है, हिपेरिन होता है। हिपेरिन क्या होता है, रुधिर के एंटीकोगुलेट के लिए आपका हिपेरिन होता है, जो कि ब्लड को जमने नहीं देता है। अगला है श्वेत कण की बात करते हैं तो आपका लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, उसका न्यूट्रोफिल होता है। श्वेत कण आपका 3 तरह का होता है, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल होता है। श्वेत तंतु कोलेजन रसायन के बने होते हैं। श्वेत तंतु किसका बना होता है, कोलेजन रसायन के बने होते हैं। पीला तंतु आपका इलास्टिन पदार्थ के बने होते हैं।
हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है? एरियोलर ऊतक में पाई जाती है। एरियोलर ऊतक के प्रमुख कार्य क्या है? चलिए इसको देख लेते हैं। यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। लिम्फोसाइट्स का संबंध एंटीबॉडी संश्लेषण से है। अगला है वसा ऊतक, है ना, एडिपोज टिश्यू। वसा ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वसा ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में आंतरिक अंगों के बीच तथा मेढक के वृक्क के शीर्ष पर स्थित वसा पुंजों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो आपका वसा ऊतक पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होता है? आपका वसा ऊतक होता है, एडिपोज होता है। कौन सा ऊतक संचित भोजन पदार्थ के रूप में कार्य करता है? वसा संयोजी ऊतक कार्य करता है। किस ऊतक के अधिक मात्रा में संचित होने से शरीर मोटा हो जाता है? तो वसा ऊतक के अधिक मात्रा में संचित होने से शरीर क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। अगला है श्वेत तंतुमय ऊतक, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। कौन सा ऊतक टेंडन का निर्माण करता है, जो मांसपेशियों और अस्थियों से अथवा दूसरी मांसपेशियों को जोड़ता है? तो आपका श्वेत तंतुमय ऊतक होता है। ठीक है, कौन से अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं? तो श्वेत तंतुमय ऊतक होता है। अगला है पीला तंतुमय ऊतक, है ना। कौन सा ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है? तो कौन सा ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है? तो जो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है, ये पीला तंतुमय ऊतक का बना रहता है। कौन से ऊतक अत्यधिक मजबूत या लचीले होते हैं? तो पीले तंतुमय ऊतक होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, टेंडन होता है आपका मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से क्या करता है? ये जोड़ता है। और आपका लिगामेंट क्या करता है? आपका अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। ये आपका पीला तंतुमय ऊतक का ये बना होता है। कौन सा ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है, जो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है? तो पीला तंतुमय ऊतक। कौन सी ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा लचीले होते हैं? तो आपका पीले तंतुमय ऊतक। अगला देखते हैं जलावत संयोजी ऊतक। किस प्रकार के ऊतक में तारा जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? तो जलावत संयोजी ऊतक में पाई जाती है। जलावत संयोजी ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो प्लीहा में, यकृत में, अस्थि मज्जा में जलावत संयोजी ऊतक पाया जाता है। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है आपका कहाँ पे? प्लीहा, यकृत, अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कंकाल ऊतक, स्केलेटल टिश्यू के बारे में चलिए देखते हैं। कौन सा ऊतक शरीर को तथा अन्य ऊतक को सहारा प्रदान करता है और उन्हें मजबूती से जोड़ता है? तो आपका कंकाल ऊतक हो जाएगा। कौन सा ऊतक हमेशा शरीर के अंदर रहता है और शरीर का अंतः कंकाल बनाता है? आपका कंकाल ऊतक हो जाएगा। कौन सा ऊतक कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क की रक्षा करता है? तो कंकाल ऊतक करता है। कंकाल ऊतक कितने प्रकार का होता है? ये आपका दो प्रकार का होता है, उपास्थि ऊतक और उसके बाद अस्थि ऊतक। चलिए देखते हैं उपास्थि ऊतक कार्टिलेजिनस टिश्यू, है ना। किस ऊतक का मैट्रिक्स लसा होता है? किस ऊतक का मैट्रिक्स लसा होता है, जिसमें बहुत ही पतले तथा महीन कोलेजन तंतु पाए जाते हैं? आपका हो जाएगा उपास्थि ऊतक में पाया जाता है। ठीक है, उपास्थि ऊतक के मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार के प्रोटीन से होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कॉन्ड्रीन कहा जाता है। उपास्थिक ऊतक के मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार के प्रोटीन से होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कॉन्ड्रीन कहते हैं। उपास्थिक का कार्टिलेज अस्थियों के जोड़े को क्या बनाती है? उपास्थिक का कार्टिलेज अस्थियों के जोड़े को क्या बनाती है? तो चिकना बनाती है। उपास्थि ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? उपास्थि ऊतक नाक में, है ना, नाक वाला जो अंदर वाला हिस्सा है, नाक, उसके बाद वाह्य कर्ण, नाक, वाह्य कर्ण, श्वास नली, कंठ, एस्टर्नम तथा अंतरकोश के स्थानों में पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं बोन, अस्थि बोन्स। किस ऊतक की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है? तो आपका अस्थि कहलाती है।
अस्थि मैट्रिक्स किसकी उपस्थिति के कारण कठोर होता है? तो कैल्शियम एवं फास्फेट लवण के कारण क्या होता है? ये कठोर होता है। अस्थि के मध्य में एक गुहा पाई जाती है जो किससे भरी होती है? आपका अस्थि मज्जा बोन मैरो से भरी होती है ना। अस्थि के मध्य में एक गुहा पाई जाती है जो किससे भरी होती है? तो अस्थि मज्जा बोन मैरो से भरी होती है। अगला देख लेते हैं हम लोग तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक, फ्लूइड टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। किसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं? रक्त या रुधिर एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। रक्त या रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? जिसमें रुधिर कणिकाएं तैरती है, प्लाज्मा कहते हैं इसको। प्लाज्मा क्या है? हल्की पीले रंग का चिपचिपा क्षारीय पदार्थ, क्षारीय द्रव क्या कहलाता है? आपका प्लाज्मा है। अगला देखते हैं आयतन के अनुसार, आयतन के अनुपात में संपूर्ण रुधिर का प्लाज्मा कितने प्रतिशत भाग होता है? तो 55% होता है। आयतन के अनुपात में संपूर्ण रुधिर का प्लाज्मा कितने प्रतिशत भाग होता है? 55% भाग होता है। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? रुधिर कणिकाएं आपका 3 प्रकार की होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं रुधिर कणिकाओं का कितने प्रतिशत होता है? जिन्हें इरिथ्रियोसाइट कहते हैं, ये 99% होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में कौन सा प्रोटीन रंजक पाया जाता है जिसके कारण इन कणों का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है। कौन सी रुधिर कणिकाएं केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है? तो लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। कौन सी रुधिर कणिकाएं केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है? तो लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। स्तनधारी प्राणियों में कौन सा ऐसा प्राणी है जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है? तो आपका ऊंट है। स्तनधारी प्राणियों में कौन सा प्राणी है जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है? तो कौन है? आपका ऊंट है, कैमेल। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं कैसी होती है जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं? तो अनियमित आकार की होती है। इसकी आकार क्या होती है? अनियमित आकार की होती है। अनियमित आकृति के केंद्रक युक्त या हीमोग्लोबिन रहित होती है। अगला है मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 5 से 9,000 तक होती है। 5 से 9,000 तक होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा भाग एंटीबॉडी का निर्माण करता है? तो लिम्फोसाइट करता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा भाग एंटीबॉडी का निर्माण करता है? तो लिम्फोसाइट्स करता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसमें 5 प्रकार के कण पाए जाते हैं। 5 ग्रेनुलोसाइट्स 5 ग्रेनुलोसाइट्स होता है। पहला है आपका न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, एग्रेनुलोसाइट्स, उसका लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है ना, ये 5 प्रकार का होता है आपका। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, उसके बाद लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। चलिए रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में देखते हैं हम लोग। कौन सी रुधिर कणिकाएं केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाई जाती है? तो प्लेटलेट्स पाई जाती है। कौन सी रुधिर कणिकाएं केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाई जाती है? तो प्लेटलेट्स पाई जाती है। रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के कट जाने पर रक्त बहाव को रोकना। ठीक है ना, प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? जब शरीर का कोई हिस्सा कट जाएगा तो रक्त बहाव को क्या करेगा? ये रोकेगा। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करता है? रुधिर प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स क्या करता है? मदद करता है। रुधिर के प्रमुख कार्य क्या है बताइए? तो परिवहन तथा ताप नियंत्रण करना रुधिर का प्रमुख कार्य है। अगला देखते हैं हम लोग तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक किन ऊतक कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है? तो तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। किस ऊतक कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है? तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य कौन करता है? तो तंत्रिका ऊतक करता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होती है। प्रत्येक न्यूरॉन में बहुत सारे छोटी छोटी शाखा वाले प्रवर्त पाए जाते हैं। सबसे लंबे प्रवर्त को क्या कहते हैं? तो एक्सॉन कहा जाता है।
प्रत्येक न्यूरॉन में बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्त पाए जाते हैं। सबसे लंबे वाले प्रवर्त को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहा जाता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं किसकी बनी होती है? तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। एक तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? 1 मीटर तक हो सकती है। ठीक है ना। एक तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? 1 मीटर तक हो सकती है। तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं? तंत्रिका कोशिका के आपका 3 भाग होते हैं, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। पादप ऊतक का वर्गीकरण, चलिए देखते हैं हम लोग पादप ऊतक का वर्गीकरण। पादप ऊतक आपका दो पादप ऊतक की बात करते हैं। एक होता है विभाज्योतकी ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। विभाज्योतकी ऊतक की बात करते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक, उसका पार्श्वस्थ विभाज्योतकी ऊतक, उसके बाद अंतर्वेशी विभाज्योतकी ऊतक। अस्थायी ऊतक आपका 2 तरह का होता है, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक में आपका मृदु ऊतक हो जाएगा, स्थूल कोण ऊतक हो जाएगा, दृढ़ ऊतक हो जाएगा, और जटिल अस्थायी ऊतक में आपका जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा। देख लेते हैं पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। पादपों के शरीर में प्रत्येक ऊतक का किस प्रकार का कार्य होता है? तो विशिष्ट कार्य होता है। पादप के शरीर में प्रत्येक ऊतक का किस प्रकार का कार्य होता है? विशिष्ट कार्य होता है। सभी ऊतक किस प्रकार संपन्न होते हैं तथा धीरे धीरे अपने कार्यों को अनुरूप अनुकूलित हो जाते हैं? तो शीर्षस्थ कोशिकाओं के समूह में विभाजन से। सभी ऊतक किस प्रकार उत्पन्न होते हैं तथा धीरे धीरे अपने कार्यों के अनुरूप अनुकूलित हो जाते हैं? तो आपका हो जाएगा शीर्षस्थ कोशिकाओं के समूह में विभाजन से। ऊतक की कोशिकाओं का विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विभाज्योतकी ऊतक, दूसरा होता है आपका अस्थायी ऊतक। देखते हैं विभाज्योतकी ऊतक। कौन सा ऊतक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है? विभाज्योतकी ऊतक बना होता है। किस ऊतक में बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है? विभाज्योतकी ऊतक में होती है। किस ऊतक की कोशिकाएं कण युक्त कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से बनी होती है, साइटोप्लाज्म से भरी होती है? विभाज्योतकी ऊतक होती है। किस ऊतक की कोशिकाएं घने कण युक्त कोशिका द्रव्य से भरी होती है? साइटोप्लाज्म से भरी होती है, आपका विभाज्योतकी ऊतक होता है। कौन सा ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? तो आपका होगा विभाज्योतकी ऊतक हो जाएगा। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है? आपका विभाज्योतकी ऊतक हो जाएगा। कौन सा अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधों में वह ऊतक होता है जो पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां वृद्धि की संभावना रहती है? आपका क्या हो जाएगा? विभाज्योतक हो जाएगा। स्थिति के आधार पर विभाज्योतकी ऊतक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक, पार्श्वस्थ विभाज्योतकी ऊतक और अंतर्वेशी विभाज्योतकी ऊतक। देखते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक क्या होता है। शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक कहाँ पर पाया जाता है? शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक आपका जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है। शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित एवं विभेदित होकर किस ऊतक का निर्माण करती है? अस्थायी ऊतक का निर्माण करती है। तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, शीर्ष विभाज्योतकी ऊतक पाया जाता है। अगला है पार्श्व विभाज्योतकी ऊतक। कौन सा ऊतक जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में स्थित होता है एवं द्वितीयक वृद्धि करता है? तो पार्श्व विभाज्योतकी ऊतक होता है। पौधे के जड़ तथा तनों के छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति है। पौधे के जड़ तथा तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति है जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है। किस ऊतक की बनी होती है? ये पार्श्व विभाज्योतकी ऊतक की बनी होती है। अगला है अंतर्वेशी विभाज्योतकी ऊतक। अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट विभाज्योतकी ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। अगला देखते हैं
अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक विभाजोत्तकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप किस ऊतक का निर्माण होता है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है? अस्थायी ऊतक होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक और उसके बाद जटिल अस्थायी ऊतक। ठीक है ना। तो अस्थायी ऊतक की बात करते हैं, कितने प्रकार का होता है आपका? सरल ऊतक, उसके बाद जटिल ऊतक। देख लेते हैं सरल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक किन कोशिकाओं का बना होता है? समरूप कोशिकाओं का बना होता है। सरल अस्थायी ऊतक किन कोशिकाओं का बना होता है? समरूप कोशिकाओं का बना होता है। सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है? आपका 3 प्रकार का होता है, मृदु ऊतक, पेरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा और दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। तो आपका सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। मृदु ऊतक की बात करते हैं, पेरेन्काइमा। मृदु ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? नए तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। आपका मृदु ऊतक पाया जाता है। कुछ मृदु ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को क्या कहते हैं? इन ऊतकों को हरित ऊतक या क्लोरो क्लोरो क्लोरोन काइमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लोरोन काइमा कहते हैं। जलीय पौधों में तैरने के लिए मृदु ऊतक के बीच में गुहिकाएं, कैविटीज पाई जाती हैं। इस प्रकार के मृदु ऊतक को क्या कहते हैं? वायु ऊतक या एरेनकाइमा कहते हैं। जलीय पौधों में तैरने के लिए मृदु ऊतक के बीच में गुहिकाएं पाई जाती हैं। इन प्रकार के मृदु ऊतक को क्या कहते हैं? वायु ऊतक या एरेनकाइमा कहते हैं। अगला देख लेते हैं, किस ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? मृदु ऊतक पेरेन्काइमा की बड़ा होता है। किस ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो आपका मृदु ऊतक पेरेन्काइमा की होती है। मृदु ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? मृदु ऊतक एपिडर्मिस के रूप में पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। पत्तियों में यह भोजन का निर्माण करता है। मृदु ऊतक के प्रमुख कार्य हम लोग पढ़ रहे हैं। मृदु ऊतक एपिडर्मिस के रूप में पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। पत्तियों में यह भोजन का निर्माण करता है। मृदु ऊतक संचित क्षेत्र में भोजन का संचय करता है। यह उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन तथा टेनिन को संचित करता है। यह भोजन के पार्श्व चालन में सहायक होता है। मृदु ऊतक में पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होता है। अगला देखते हैं, स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा। किस ऊतक की कोशिकाएं जीवित केंद्रक युक्त लंबी या अंडाकार या बहुभुजी तथा रसधानी युक्त होती है और इनकी भित्ति में किनारों पर सेलुलोज होने से स्थूलन होता है। तो आपका हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा। किस ऊतक की कोशिकाएं जीवित केंद्रक युक्त लंबी या अंडाकार या बहुभुजी तथा रसधानी युक्त होती है और इनकी भित्ति में किनारों पर सेलुलोज होने से स्थूलन होता है। तो आपका स्थूल कोण ऊतक हो जाएगा कोलेनकाइमा। स्थूल कोण ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत और उसके बाद पुष्पवृंत तथा पुष्पावली वृंत पर पाए जाते हैं स्थूल कोण ऊतक। कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं किसके कारण कोनों पर मोटी हो जाती है? तो सेलुलोज और पेक्टिन के कारण मोटी हो जाती है। स्थूल कोण ऊतक के प्रमुख कार्य के बारे में चलिए देखते हैं। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। हरित लवक वाले स्थूल कोण ऊतक भोजन का निर्माण करता है। अगला देखते हैं, दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा। किस ऊतक की कोशिकाएं मृत लंबी संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है? तो दृढ़ ऊतक की होती है। कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं का बना होता है? दृढ़ ऊतक बना होता है, आपका स्क्लेरेन्काइमा बना होता है। दृढ़ ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? तना में, पत्तियों के सिरों में, फलों तथा बीजों के बीजावरण तथा नारियल की बाहरी रेशेदार छिलके में आपका दृढ़ ऊतक पाया जाता है। कॉर्टेक्स तथा पेरिसाइकिल
कॉर्टेक्स तथा पेरिसाइकिल पेरिसाइकिल तथा संवहन मंडल में कौन सा ऊतक पाया जाता है? दृढ़ ऊतक पाया जाता है। किस ऊतक में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है तथा जिनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है? तो दृढ़ ऊतक हो जाएगा। किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मोटी हो जाती है? लिग्निन के कारण हो जाती है। कौन सा ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? दृढ़ ऊतक बनाता है। कौन सा ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? दृढ़ ऊतक बनाता है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? दृढ़ ऊतक द्वारा होता है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? दृढ़ ऊतक के कारण होता है। दृढ़ ऊतक का प्रमुख कार्य के बारे में चलिए देख लेते हैं। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह पौधों की आंतरिक भागों की रक्षा करता है। पौधों के बाह्य परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। यह पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। जटिल अस्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल अस्थायी ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं? दो या दो से अधिक कोशिकाओं के ये बने होते हैं। जटिल ऊतक किस प्रकार कार्य करते हैं? एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जटिल ऊतक आपका दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करता है? संवहन बंडल का निर्माण करता है। कौन से ऊतक संवहन पुल बनाता है? जाइलम और फ्लोएम बनाता है, संवहन पुल बनाता है। अगला है वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहते हैं? संवहनी ऊतक कहते हैं। अगला पढ़ते हैं जाइलम। जाइलम क्या है? एक जटिल अस्थायी ऊतक है। जाइलम ऊतक कहाँ पर पाया जाता है? पौधों के जड़, तना तथा पत्तियों में पाए जाती है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। जाइलम कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है? 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनता है ये। वाहिनिकाएं है ना, वेसल्स हो गया, ट्रैकिड्स हो जाएगा, जाइलम तंतु हो जाएगा, जाइलम फाइबर हो जाएगा, जाइलम मृदुतक, जाइलम पेरेन्काइमा से ये मिलकर बना होता है। वाहिकाएं, ट्रैकिड्स, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक से आपका जाइलम बनी होती है। जाइलम कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है? यही 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। वाहिकाएं, ट्रैकिड्स, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। फ्लोएम, चलिए देखते हैं फ्लोएम क्या है। फ्लोएम आपका एक जटिल अस्थायी ऊतक है। फ्लोएम कहाँ पर पाए जाते हैं? फ्लोएम पौधों की जड़, तना और पत्तियों में पाई जाती है। पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम पोषवाही करता है। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम करता है। फ्लोएम कितनी प्रकार की कोशिकाओं तत्वों से मिलकर बना होता है? तो 4 प्रकार के कोशिकाओं तत्वों से मिलकर बना होता है। चलिए देखते हैं। पहला क्या आपका चालनी नलिकाएं, सीव टिश्यू, सहकोशिकाएं, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर हो गया, और फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, इस प्रकार से ये टिश्यू वाला आपका चैप्टर खत्म हो गया। और अगला चैप्टर हम लोग कौन सा करेंगे? अगला चैप्टर हम लोग करेंगे कंकाल तंत्र। अगला चैप्टर अपना कौन हो जाएगा? कंकाल तंत्र होगा। स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कंकाल तंत्र वाला जो टॉपिक है इसको लेकर। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर समय दीजिए। ठीक है।